बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। यार सादिक, बड़े अफसोस के साथ तुम्हें इत्ला दी जाती है कि तुम्हारे इंतकाल पर मलाल हो चुका है। फोन पर सादिक का दोस्त मुनीर था। क्या तुम क्या कह रहे हो मुनीर? सादिक झंझला गया। ये शख्स हमेशा फोन पर ऐसा ही मजाक करता है। ये कह रहा है कि तुम्हारे घर से टेलीग्राम आया है, वहां तुम्हारे मरने की इत्ला पहुंच चुकी है। वो जो कल त्यारा गिरा है ना, इसमें तुम मर चुके हो। अब टीवी पर फिल्में देखना छोड़ो और मिट्टी में मिलने को तैयार हो जाओ। मुनीर ने खट से फोन रख दिया। मैं मर गया हूँ? अपनी मौत का नाम सुनते ही वो खौफ के मारे लरजने लगा। इसने फोन हाथ से यूं रखा जैसे दरख्त से शाख कटकर गिरती है। मैं मर चुका हूँ। अम्मी, अब्बू, सुरैया सब मुझे रो चुके हैं। वो मुंह खोले आंखें फाड़े चारों तरफ देखने लगा। मेरा मरना इतनी मामूली बात है क्या? इसने जब भी अपनी मौत का तसव्वुर किया तो जमीन और आसमान अपनी जगह हिल गए थे। पूरी कायनात तहबाला हो गई थी। अभी तक वो कितना खुश था। वो जिस त्यारे से इंडिया जाने वाला था वो गिर गया और खुशकिस्मती से सादिक इसमें सवार नहीं हुआ था। मौत इसके सर पर से गुजर चुकी थी। सादिक सारी रात इस वाक़े की तफसील सुरैया को लिखता रहा कि कैसे ऐन वक्त पर इसकी सीट कंफर्म ना हो सकी और वो बाल बाल बच गया। लेकिन अब तुम मर चुके हो। बड़े अफसोस के साथ तुम्हें इत्ला दी जाती है कि तुम्हारा इंतकाल पर मलाल हो चुका है। इसके दोस्त मुनीर की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। इसने अपने जिंदा होने का यकीन करना चाहा। सामने पड़ा हुआ सुरैया का खत उठाना चाहा, लेकिन मरे हुए इंसान का हाथ कहीं उठ सकता है? तुम मर चुके हो। चारों तरफ से मुनीर की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि इसी त्यारे में इसका हम नाम एक और सादिक सवार हो चुका था, जिसे सादिक की जिंदगी भी चलते हुए त्यारे में झोंक दी थी। अब वो अपने प्यारों के लिए मर चुका है। इस बात का यकीन ना करने के लिए क्या रह गया है? ये अमेरिकन सेनेट की खुशबू में महकता हुआ सूट, 7,000 रियाल कमाने वाला जफाकश बदन, सुरैया की मोहब्बत में सरशार दिल, इन सब को लोगों को मिट्टी में मिला चुके हैं। सादिक घबराहट के मारे कांपने लगा। गलती मेरी है। मैंने सुरैया को लिखा था कि मैं 25 को आ रहा हूँ, मगर सीट कंफर्म नहीं हुई है। मुझे फौरन दूसरा खत भेजना चाहिए था। जरा सी गलती क्या हुई कि लोगों ने मुझे मार डाला। पहले मेरी मौत की तस्दीक तो कर लेते। और इस मुनीर को देखो, मेरा मजाक उड़ा रहा है। घर में कैसा कोहराम मचा हुआ है। इसने लर्ज कर सोचा, अब्बा दिल के मरीज हैं, अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर है, और सुरैया, आज सुरैया तो गम के मारे पागल हो गई होगी। सुरैया को हासिल करने के लिए इसने 5 बरस तक इसके बाप की खुशामद की थी, और फिर अपने नाम के साथ लड़की का दाग मिटाने के लिए वो घर से इतना दूर आ गया था। माँ बाप, बीवी, बच्चों को छोड़कर सहरा में अकेला रेत के जरे की तरह तप रहा था। दोज़ख की तरह भड़कती हुई लोहे की भट्टी में वो दिन भर काम करके निकलता तो चेहरा सुर्ख हो जाता था, हाथ पांव कांपते थे। रात दूसरी दोज़ख में गुजारना पड़ती। अड़ब की जानलेवा गर्मी में वो रेत के ऊपर टेंट के नीचे सारी रात गुजार देता था। अपने खानदान को सुख की छांव में बिठाने के लिए वो सोते जागते इन दिनों के ख्वाब देखता था, जब सुरैया इसके साथ होगी और दोनों बच्चे इसकी गोद में बैठे होंगे। वो अपने घर में फोम के गद्दे पर पंखे के नीचे लेटा होगा। इसका घर इसकी जन्नत था। छुट्टियों में घर जाता था तो जी चाहता कि सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहे। छुट्टियां खत्म होने के ख्याल से जी घबराता था। 1 हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा लूंगा, वो खुश होकर सुरैया से कहता। कितनी तनख्वाह कट जाएगी? सुरैया घबरा कर पूछती। कटने दो, तुम्हें और बच्चों को छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। वो मुंह को बाहों में अपने प्यारे से मुन्ने को अपनी बाहों में भींच कर कहता। अब सुरैया बेवा हो गई है, मैं इसके लिए मर गया हूँ। घबरा कर इसने सुरैया के तसव्वुर को दूर धकेला। सामने सऊदी एयरलाइन के कैलेंडर था। जद्दा एयरपोर्ट की शानदार इमारत अंधेरे में जगमगा रही थी। ये रोशनियां आज हर नौजवान के ख्वाबों में झलमलाती हैं। सादिक ने भी 6 बरस तक धक्के खाए थे यहाँ पहुंचने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए। एजेंटों ने चकमे दिए।
عزیز رشتہ داروں نے برسوں نوکری دلانے کے بہانے اپنے آگے جھکائے رکھا۔ سریا نے دن رات غریبی کے تانوں سے کلیجہ چھلنی کیا۔ اماں ابا کو اس سے بڑھ کر کوئی ناخلف نظر نہیں آیا۔ اس کے پڑوسی اکرم صاحب دبئی گئے تو اچانک ان کے سارے گھر کا رنگ نکھر گیا۔ ٹوٹا پھوٹا کھپریل کیا کمر جھکا سر گھر سرسوں کے پودے کی طرح راتوں رات اوپر اٹھا چلا گیا۔ لائٹ چلی جاتی اور اکرم کے یہاں سے جب جنریٹر کی گھوں گھوں کی آواز گونجتی تو صادق کو جانے کیوں غصہ آنے لگتا۔ ان کے یہاں گرینڈر پر بادام پیسے جاتے تھے تو اماں کی کمزوری بڑھ جاتی۔ سریا نے اکرم کی بیوی سے دوستی ختم کر دی۔ جاپان کی ساڑیاں چمکتی ہوئی میکسیاں پہن کر جی کیوں جلاتی ہے وہ، مگر اب کیا ہوگا، کہیں ابا صدمے سے مر نہ جائیں۔ وہ بھاگتا ہوا باس کے کمرے میں پہنچا۔ سر مجھے ایک ارجنٹ کال انڈیا کے لیے بک کروانا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ صادق کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا امریکن باس گھبرا گیا۔ کہیں ماں کے مرنے کی جھوٹی خبر سنا کر 1 مہینے کی چھٹی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ ان ہندوستانی کام چور چھوکڑوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کیا بتاؤں سر، عجیب بات ہو گئی ہے، صادق نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے، میں اسی طیارے میں انڈیا جانے والا تھا۔ میرے مرنے کی اطلاع میرے گھر پہنچ گئی ہے۔ بات ختم کر کے وہ رو پڑا، جیسے اپنی موت کا دکھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ ہاں ہاں ہاں، فینٹاسٹک، بوڑھا امریکن ہنسنے لگا۔ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ ابھی فون مت کرو، ذرا اپنے مرنے کا تماشا دیکھو۔ اس کے باس نے فون اٹھا کر اپنے پاس رکھا اور جھک کر فائلیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھو، یہ بے مروت سفید چمڑی والا امریکن، یہ کیا جانے کہ اس وقت میرے گھر میں کیسی قیامت مچی ہوگی۔ یہ کمبخت تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو کسی آرام گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اب تک نہ جانے کتنی بیویوں کو طلاق دے چکا ہوگا، جانے اس کے کتنے بچے یتیم خانوں میں پل رہے ہوں گے۔ سر مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ میری بیوی کہیں صدمے سے جان نہ دے دے۔ اوہ ایسی، بوڑھے امریکن نے اینک ماتھے پر سرکا کر اسے بغور دیکھا۔ تو کیا انڈیا میں مسلم عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ابے چپ، صادق نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ میرے بغیر بھلا سریا کے لیے اب اس دنیا میں کیا رہ جائے گا؟ وہ کتنے محبت بڑے خط لکھتی ہے۔ صادق کے سامنے بال بکھرائے، سفید کپڑے پہنے، سونی کلائیاں لیے سریا آ گئی، جو رو رو کر دیواروں پر اپنا سر پٹک رہی تھی، اور سارے رشتہ دار اسے تھامے بیٹھے تھے۔ اسے تھامتے رہو، میرے آنے تک کہیں وہ اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر نہ مر جائے۔ اپنی موت کے صدمے سے خود ہی اس کا کلیجہ دہل رہا تھا۔ اب تک سریا اپنی ہری پیلی نیلی ساڑیاں، زیور، میک اپ کا سامان جلا چکی ہوگی۔ ابا کو کسی طرح نہ ہوش آ رہا تھا۔ صادق گھبرا کر بھی ٹیلی فون بوتھ کی طرف بھاگا، مگر انڈیا کی لائن نہیں ملی۔ اپنے مرنے کا تماشا دیکھو، بار بار امریکن باس کی بات اسے یاد آ رہی تھی۔ فون کون اٹھائے گا؟ سریا، مگر وہ تو غم کی شدت سے بے ہوش ہوگی۔ امی، نہیں، اب تو کیسی کلینک میں داخل کر دیا ہوگا ان کو، کسی کلینک میں۔ ابا، بھلا اپنے اکلوتے بیٹے کے مرنے کی خبر سننے کے بعد کیا ابا اب تک زندہ رہے ہوں گے؟ 6 سال پہلے جب وہ گھر سے پہلی بار چلا گیا تھا تو اس کے گھر کی چھتیں امی کی آنکھوں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ دیواریں سریا کے پھٹے کپڑوں کی طرح میلی اور بدصورت تھی۔ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے وہ بار بار اپنے دوست عمران کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، گھر کا خیال رکھنا، ابا کے پاس آتے جاتے رہنا۔ سچ مچ عمران نے اس گھر کو سنبھال لیا۔ ابا ہر خط میں لکھتے، عمران بالکل تمہاری طرح ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ بجلی کا بل، گھر کا ٹیکس، بچوں کی فیس اور ان کی ناز برداری، ہر ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ یہاں تک کہ اماں اور سریا کے درمیان پیسہ خرچ کرنے پر جو آئے دن کھٹپٹ ہوتی تھی، وہ جھگڑے بھی عمران کو طے کرنا پڑتے تھے۔ 2 برس بعد ایئرپورٹ کے لاؤنج میں سب سے پہلے اسے عمران نظر آیا تھا، جس کے بچے کو گود میں سنبھالے ہوئے تھا۔ 2 برس تک صحرا کی خاک چھاننے کے بعد گھر کے نرم گدے پر لیٹنے کے بعد یوں لگا جیسے کسی اور کے گھر میں آ گیا ہو۔ یہی گھر تو اس کے خوابوں میں بسا ہوا تھا، یہی تو اس کی زندگی کا آورش تھا۔ جی چاہتا صبح بستر سے نہ اٹھے، کوئی اس کے سامنے واپس جانے کا نام نہ لے۔ بس اب کی بار اوور ٹائم کر کے خوب پیسے کما کر لوٹوں گا تو پھر کہیں نہیں جاؤں گا گھر چھوڑ کر۔
मगर ओवर टाइम के नाम पर इसे पसीना आ जाता था। दिन भर माथे से पसीना पूंछे बगैर, काम करने के बाद थोड़ी देर आराम किए बगैर फिर काम में जुट जाओ, और जब रात के 12 बजे लेटो तो कमर टेढ़ी हो जाती, हाथ पैर कांपने लगते, मगर सुबह 5 बजे उठने का खौफ सोने भी नहीं देता था। तो आखिर जाने का मनहूस दिन आ गया। अम्मा इसके सर पर हाथ फेर कर कहती, खैरियत से पहुंचो, अब की बार मेरे लिए सोने की चूड़ियां लाना। सुरैया उठलाते हुए कहती, मेरे लिए बादाम, मेरे लिए कपड़े, गुड़िया। बहुत दिनों तक इसका काम में जी नहीं लगता था। सुरैया कितनी सेहतमंद हो गई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये भी कोई जिंदगी है कि सुरैया इसे ख्वाबों में मिले, बच्चों के फोटो को प्यार करके जी बहलाए। इसने भी घर फोन किया करने की कोशिश भी की। वो जब भी घर जाता था, इतने दिनों की जुदाई पर सुरैया इसे खूब जलाती, तरसाती थी। वो झूठ मूठ इससे नाराज हो जाती। अरे देखो तो मेरी जानू, तेरे लिए क्या लाया हूँ। वो जेब में से सुर्ख कागज में लिपटी हुई सुनहरी चूड़ियां निकालता। अल्लाह, ये तो सोने की हैं। वो खुशी के मारे उछल पड़ती और चूड़ियां इसके हाथ से छीन कर बाहर की तरफ भागती। इमरान, इमरान, जरा देखो तो सादिक मेरे लिए क्या लाए हैं। वो चूड़ियां पहनकर अपने गोरे हाथ इमरान की तरफ बढ़ा देती थी। सादिक निहाल हो जाता था। इसी खुशी की खातिर ओवर टाइम की थकन उतर जाती थी। इधर अम्मा अब्बा अपनी सेहत बनाने की फिक्र में घुले जाते थे। हर खत में ज्यादा पैसे भेजने की फरमाइश होती। मेवा, मिठाइयाँ, दूध, बादाम। सारा दिन दोनों सोचते रहते कि अब क्या खाएं। इसके रोने की आवाज सुनकर टेंट में सोने वाले लोग जाग पड़ते। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो सादिक भाई? मैं मर गया हूँ, वो चिल्लाने लगा। यार, इस आदमी का दिमाग कुछ सड़क गया है आज। वो सब फिर सोने लगे। अब की बार इसने फोन मिलाया तो अपने घर में गूंजती हुई बेल की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। अपने मरने का तमाशा देखो, बूढ़ा अमेरिकन इससे कह रहा था। मैं सादिक का दोस्त मुनीर बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुनीर भाई है, मैं खुद आपको फोन करने वाली थी। सुरैया कितनी पुरसुकून मालूम हो रही थी। नहीं, ये झूठ है, इसके मरने की इत्तला घर नहीं पहुंची है। मुनीर भाई, जरा ये मालूम कीजिए कि सादिक के कितने फंड का उसका रुपया है। ये सब रुपया मुझे मिलना चाहिए, बहुत बेहतर। और कुछ? गालों से बहते हुए नमकीन आंसू ने इसका मुंह कड़वा कर दिया। जी, और कुछ नहीं कहना। बात यह है कि मेरी सास और ससुर मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं रुपए के लिए। मैं बेचारी बेवा। बंद करो बकवास। इसने फोन पटक दिया। इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसका दिल चीर कर रख दिया हो। वो हज़ियानी अंदाज में खुद कलामी करने लगी। खुदगर्ज मकार औरत मुझसे मोहब्बत का नाटक खेलती रही, मेरे माँ बाप को बदनाम कर रही है। क्या मेरी लाश के सामने बैठकर अम्मा अब्बा मेरे रुपयों को याद कर सकते हैं? इस औरत को अब तलाक देनी होगी। अभी अब्बा से बात करता हूँ। गुस्से के मारे इसकी सांस फूल रही थी, हाथ पांव कांप रहे थे। इसने दोबारा फोन मिलाया। हेलो। कहीं अब्बा अचानक से मेरी आवाज सुनकर खुशी के मारे मर ही ना जाए, इसलिए इसने फिर से अपने दोस्त का नाम लिया। जी, मैं खालिक बात कर रहा हूँ, सादिक का दोस्त। जीते रहो बेटा। अब्बा की बेहद नहीफ आवाज आ रही थी। हम पर तो इस मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी बहू सादिक का तमाम रुपया खुद लेना चाहती है। अब तुम ही बताओ कि हम दोनों का खाना पीना। जी, सादिक की आंखों से फिर आंसुओं की धार बहने लगी। रुपया? इसने होंठ दांतों से काटे। मेरे सामने तो सादिक की लाश पड़ी है, ये बताइए इसका क्या करूं? ये पूछते हुए इसने अपनी आवाज अजनबी सी लगी थी। इसे तुम दफन कर देना बेटा, अपने अब्बा ने बड़ी शफकत से कहा।